Welcome to Major HS Kelsey's Balni Academy. I am Sameer Singhal. Today we are going to discuss about the world history practice set 1 and let's see what type of questions we have from the world history and what are the other things we can remember from these questions. Guys, as we are talking about the UPSC, CDS and other exams, the defense exam, the NDA exam. So basically these type of questions are really important, especially the world history. So let's see that what are the basic things we can understand from them. So, if we talk about the world history part, so far we have discussed about the ancient, medieval, modern, and let's see that what type of questions we have here in the world. So, first of all, if we talk about the world history, so here are certain events that happened and certain events that are really bring a lot of good questions in our exams, like the American Civil War, like the American independence, like the Industrial Revolution, like the, if we talk about the Russian Revolution, especially the world wars. So the first question is basically coming from the Industrial Revolution. So let's see. So consider the following statement regarding the Industrial Revolution in England. So first one, the enclosure movement provided the necessary labor force for the new factories. The flying shuttle was invented by James Watt to improve the steam engines. England was the first country to industrialize because of its vast coal and iron reserves and the colonial मार्केट्स. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं और तीन बातें हमसे उसने पूछी हैं कि क्या इसमें से कौन सा यहाँ पे हमें करेक्ट दिखाई देता है. तो पहले पॉइंट पे अगर चलते हैं, एनक्लोजर मूवमेंट. एनक्लोजर मूवमेंट में आपको अगर समझाऊं तो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं या बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके ऊपर ऐसे कानून लागू किए जा रहे हैं कि वे बहुत ज्यादा टैक्सेस अब नहीं दे सकते एंड व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू जस्ट लीव देयर लैंड. उनको अपना लैंड छोड़ना होगा एंड दे जस्ट नीड टू माइग्रेट टू द सिटीज. उन्हें सिटीज में जाना होगा. सो एनक्लोजर मूवमेंट जो है वो किसानों को मजबूर कर रहा था कि वो लोग अपने एरियाज को छोड़ें, अपने लैंड्स को छोड़ें एंड दे हैव टू डिपोर्ट टू द सिटीज. और सिटीज में अगर पहुंचेंगे तो वहां जाके काम करना होगा एंड इफ दे आर न्यू इन सिटी व्हाट दे हैव टू डू, इफ दे हैव नो अदर स्किल दे हैव टू डू द लेबर फोर्स. सो अगर पहले वाले पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो एनक्लोजर मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा एंड इट इज अ करेक्ट वन. सो एनक्लोजर मूवमेंट इट इज अ बेसिक वे टू इंट्रोड्यूस लेबर इन द सिटीज में जब हम लेबर्स की बात करते हैं तो लेबर को लाने के लिए एक तरीका बनाया गया था जहां पे कि लैंड होल्डिंग्स या फार्मिंग लैंड्स को, जो स्मॉल फार्मिंग लैंड्स थे उनको जिनके पास भी ये फार्म्स होते थे उनको मजबूर किया जाता था कि वो इन एरियाज को छोड़ें एंड दे हैव टू कम टू द सिटीज. सेकंड कह रहा है द फ्लाइंग शटल वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट टू इंप्रूव द स्टीम इंजन्स. अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल जो है वो जेम्स वॉट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था. It was basically introduced by John Keyes. तो जॉन कीज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जॉन के ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. और जॉन के जो है वो यहां पर आपका फ्लाइंग शटल लेके आते हैं. जेम्स वॉट इज ऑल्सो नोन फॉर द स्टीम इंजन. वो स्टीम इंजन को बेहतर बना रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में उनका यूज किया जा सके. लेकिन फॉर द वीविंग पर्पस अगर हम बात करते हैं कि यहां पर वीविंग पर्पस के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किस चीज को, तो हम यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे फ्लाइंग शटल्स को. तो अगर हम यहां पे देखें तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो यहां पे सही हो जाता है. लेकिन दूसरे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमें गलत साबित होता हुआ दिखाई देता है बिकॉज the weaving or the flying shuttle was basically made by the John Key. तो इसको याद रखिएगा. अगर हम बात करते हैं तीसरे की, the England was the first country to industrialize because of its vast coal and iron reserves and the colonial market. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि इंग्लैंड के बारे में हम जानते हैं कि जो कोल और जो वास्ट आयरन था वो इनके पास रिजर्व में भी पाया जाता था. प्लस अगर हम बात करें तो यहां पर हमें एक और चीज मिलती है कि कॉलोनियलिज्म फैला हुआ था और कॉलोनियलिज्म फैले होने की वजह से इंग्लैंड के पास रिसोर्सेज काफी था. तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, पहला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, इसने हमसे करेक्ट पूछा है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन, दैट इज 1 and 3 ओनली. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा. आई होप ये क्लियर होगा.
अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. So the next one is we have a matching question and we have two lists. One is the thinker and the other one is the concept or the work. So पहला जो ऑप्शन है वो है जीन जैकस रोजो, then the Montesquieu, then the Adam Smith and the John Locke. So first of all if we talk about them, so you need to understand the answer first. तो यहाँ पे बात करते हैं तो रोसियो जो हैं वो जाने जाते हैं फॉर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. एडम स्मिथ हम बहुत सब अच्छे से जानते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो वेल्थ ऑफ नेशन से संबंधित जुड़ जाते हैं. जॉन लॉकी की अगर बात करें तो जॉन लॉकी हमारे जुड़ जाते हैं किसके साथ, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट के साथ ये हमें जुड़ते हुए दिखते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो हमें पता चलेगा कि डी का क्या हो जाता है 4 हो जाता है, सी का हो जाता है 3, ए का हो जाता है 1, तो बी का हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द 2. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए. अब यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं इन लोगों के. तो जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमें वो क्या समझाता है, वो हमें समझाता है कि जो ह्यूमन है, यहां पे रोजियो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन इनहेरेंटली बेसिकली ऑनेस्ट है, ये बेसिकली इनहेरेंटली ऑनेस्ट है, लेकिन जब ये सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है तो सोसाइटी का हिस्सा बनते हुए ये कैसा हो जाता है, करप्ट हो जाता है. तो ये बात वो कह रहे हैं किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में. कौन कह रहे हैं, रोजियो कह रहे हैं अपने वर्क में जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. दूसरी बात अगर आती है बच्चों तो यहां पे बात आएगी किसकी, मॉन्टेस्क्यू की. मॉन्टेस्क्यू यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं. सेपरेशन ऑफ पावर, आई होप अगर आपने इंडियन पॉलिटी भी पढ़ी हो तो हम 3 तरह से देखते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. तो सेपरेशन ऑफ पावर 3 चीजों में डिवाइड किया जाता है और ये रिकमेंडेशन या ये जो थिंकिंग है ये किसकी है, मॉन्टेस्क्यू की है. ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा. एडम स्मिथ हम सब जानते हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म, और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं आपके जॉन लॉकी की, तो जॉन लॉकी जो हैं ये भी याद रखिएगा, ही इज बेसिकली नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म. ये लिबर्टी के या लिबरलिज्म की फिलॉसफी के पिता कहलाते हैं, द फादर ऑफ लिबरलिज्म. किनकी बात कर रहा हूं मैं, जॉन लॉकी की. ठीक है, तो 4 चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, इन सभी को याद रखिएगा. इनके अलावा आपसे कभी कभी ऐसी फिलॉसफीज भी पूछी जा सकती हैं कि गांधी कौन कौन से फिलॉसफर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उसमें भी याद रखिए. अगर मैं गांधी की बात करता हूं तो गांधी प्रभावित थे जॉन रस्किन से. जॉन रस्किन की किताब आती है अनटू द लास्ट. अदर देन दैट गांधी जो है थोरियो से काफी प्रभावित थे, जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आइडिया देते हैं. उसके अलावा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से, जो इनसे उनको मिला अहिंसा एंड सत्याग्रह. और इन सब के अलावा अगर बात करते हैं तो गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित थे सॉक्रेट्स के एपोलॉजी से, क्योंकि एपोलॉजी का बारे में उन्हें पहली बार तभी पता चला जब गांधी जेल में थे. ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा. सो यहाँ पे ये सारी टर्म्स आ जाती हैं. आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन. और जितनी बातें बताई उनको याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट वन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस was sparked by the slogan no taxation without representation, and the British Parliament imposed various taxes like the Stamp Act without the consent of the American colonists. अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 2 बातें कह रहा है कि एक assertion है, एक रीजन है, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या ये दूसरे पे डिपेंडेबल है या नहीं, और क्या सही है या गलत. अब अगर बात करते हैं पहले वाले की, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम जानते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है सक्सेसफुल हुआ था इन द ईयर 1776. अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला. उससे पहले अगर मैं बात करूं, आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1756 से लेकर 1763 में चला था 7 इयर्स वॉर. 7 इयर्स वॉर की अगर बात करें तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है कि आपका इंडिया में इसी में क्या चल रहा था, द थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा था. और वहां पे क्या हो रहा था, तो वहां पे 7 इयर्स वॉर की वजह से जो ब्रिटेन को जो नुकसान उनको हुआ था उसकी भरपाई या उसको फुलफिलमेंट करने के लिए उन्होंने हैवी टैक्सेशंस लगाने शुरू करे अपनी सारी कॉलोनीज पे. अब वो जो हैवी टैक्सेशन वो लगा रहे थे तो अमेरिका पे भी लगा रहे थे, लेकिन अमेरिका में लोग क्या कह रहे हैं, अमेरिका में कह रहे हैं कि भैया आप जो हैं तब इस बारे में बात कीजिए जब आप हमारी रिप्रेजेंटेशन की बात करें. तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. दूसरी बात, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इम्पोज वेरियस टैक्सेस लाइक द स्टैम्प एक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द अमेरिकन कॉलोनिस्ट्स. तो यही मैंने बताया कि इसी की वजह से ये स्पार्क हुआ था, एंड दैट इज व्हाई
they started rebelling against the British government, and basically it led to the independence of America in 1776. And on the other side, if we talk about in 1787 they created their constitution, उन्होंने अपना constitution बना दिया था, है ना। तो ये सारी बात आ जाती है। तो आपका आंसर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? द आंसर इज ए ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है? आई एम द स्टेट, एंड द वर्ड इज ऑल्सो रिटन इन फ्रेंच हियर। दिस फेमस क्लेम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इज एट्रीब्यूटेड टू विच फ्रेंच किंग? ये जो आई एम द स्टेट वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस फेमस किंग ने फ्रांस के दिया था? तो ऑप्शंस हैं लुइस 14, लुइस 16, हेनरी 4 और नेपोलियन बोनापार्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट दैम, तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि ये आई एम द स्टेट जो शब्द है, ये आपका एसोसिएट हो जाता है। ये जो आई एम द स्टेट शब्द है, इसकी अगर बात करें तो ये एसोसिएट होता है किसके साथ? ये होता है लुइस द 14 के साथ। लुइस 16 कौन है? लुइस 16 वो हैं जिनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में गुलिटन किया गया था। So it was during his time the French Revolution happened, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो गया तो उसके बाद एक जनरल यहाँ पर ऑथोरिटेरियन बन गया या फिर पावर में आ गए, जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और फिर उसके बाद जो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में नेपोलियनिक वॉर्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आई एम द स्टेट, दिस वर्ड वाज गिवन बाय द लुई द 14। लुई 14 से ये कहानी शुरू हुई। तो लुई 14 इस के काइंड ऑफ आप कह सकते हो रूट कॉज बन जाते हैं कि लुई 16 तक आते आते जो फ्यूडलिज्म है उस पर यह बाधित कर दिया गया कि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं वो उन्हीं को देखने होंगे, एंड दैट लेड टू द बेसिकली द रिवोल्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसी में अगर देखा जाए तो होता क्या है कि यहाँ पर जब ये फ्यूडलिज्म पे डाल दिया जाता है कि आप ही को फाइनेंशियल क्राइसिस को देखना होगा, तो उन सब की एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के बाद वो लोग यहाँ पर रिवोल्ट कर देते हैं किसके खिलाफ? लुई द 16 के खिलाफ। सो द मेन रीजन वाज द लुई द 14। सो याद रखिएगा, आई एम द स्टेट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय लुई द 14। ओके, नेक्स्ट वन, which of the following statement regarding the continental system of the Napoleon is incorrect? So यहाँ पे बात हो रही है नेपोलियन की, नेपोलियन बोनापार्ट। एंड अगर नेपोलियन की बात हम करते हैं तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको बच्चों क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। अब ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या चीज होती है, पहले जरा हम इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि ये एक प्रकार का सैंक्शन है। इट वॉज अ टाइप ऑफ अ सैंक्शन एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। नेपोलियन इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? यूरोप में। और क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि जो भी ब्रिटेन से गुड्स आ रहे हैं, हम उस गुड्स का इस्तेमाल यूरोप में नहीं करेंगे, वो ये बात कह रहे हैं। सो दैट इज द कॉन्टिनेंटल सिस्टम। और काइंड ऑफ आपको अगर पता हो तो ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1806 में। अब इसी को आप थोड़ा सा कंपेयर करके चलिए, आपको याद आएगा कि 1813 में चार्टर एक्ट जो आया था इंडिया में, उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को टी और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के खत्म कर दिया गया था। एंड द रीजन इज दीज पर्टिकुलर सैंक्शंस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन। अब जरा पॉइंट्स पे आते हैं। सो इट वाज अ लार्ज स्केल एम्बार्गो अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रेड। It was intended to bankrupt the nation of shopkeepers and Britain. It was highly successful and led to the immediate surrender of Britain, and it forced the Russia to eventually turn against Napoleon, leading to his disastrous 1812 campaign. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, क्या कि कह रहा है कि it was highly successful and led to the immediate surrender of Britain। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, यहाँ पे ही बात खत्म हो जाती है कि ब्रिटेन ने कभी सरेंडर किया हो किसके सामने? नेपोलियन के सामने। तो मेरा आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन अब बात ये आती है कि क्यों? तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपने जब ये सैंक्शन लगाया, तो नेपोलियन ने जो सैंक्शन लगाया था उसका पर्पस था कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस ले आएंगे ब्रिटेन में। बट यहाँ पे क्या होने लगी? यहाँ स्मगलिंग होने लगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी नेवी इतनी पावरफुल है कि वो अगर यूरोप में नहीं भी ट्रेड हो रहा तो बाकी जगहों पे वो ट्रेड करके अपना काम आराम से चला सकते थे। प्लस इसके अलावा अगर बात करते हैं
तो जितना इसने ब्रिटेन को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब नहीं किया, उससे ज्यादा इसने किसको डिस्टर्ब किया? फ्रांस को। तो इसीलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, दैट इट वाज हाईली सक्सेसफुल एंड लेड टू द इमीडिएट सरेंडर ऑफ द ब्रिटेन। एंड इसके बाद नेपोलियन हार जाते हैं वाटरलू की लड़ाई में और फिर उनको सेंट हेलेना भेज दिया जाता है जहां पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्टिनेंटल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। Unification of Germany is also a very important topic. Italy unification is also very important. Okay, so unification of Germany, consider the following statement. It was achieved under the leadership of Otto von Bismarck. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क, इंडिया के बिस्मार्क किसको कहते हैं? आपने कई बार सुना होगा, इंडिया के बिस्मार्क कहे जाते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यह वल्लभ भाई पटेल साहब को अगर बिस्मार्क कहा जाता है तो यानी वो कहां से इन्फ्लुएंस होकर नाम ये दिया गया है? जर्मनी से। ठीक है, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन करने का काम यहां पे किसने किया है? वोटो वॉन बिस्मार्क ने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बात आती है द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वाज द सेंट्रल टू द यूनिफिकेशन प्रोसेस। अगर हम इस चीज को देखें तो देखो, आपको कहीं पे भी किसी भी देश में आप जाइए तो यूनिफिकेशन के लिए ये जो पॉलिसी है ये आपको देखने को मिलती ही रहती है। एंड इन जर्मनी इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1862। The unification was completed after the France-Prussian War of 1870 and 71। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 एंड 3। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी याद रखिएगा। वोटो बात करते हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है वो इसको लेके आते हैं। इसके अंदर यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का। एंड आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी एक बार फिर से बाइफरकेट कर दिया जाता है। फिर हिटलर आता है एंड हिटलर वापस से जर्मनी को एक इंडस्ट्रियल हब बनाकर वापस से सारी ट्रीटीज को डिफाई करके वापस अपने आप को जर्मनी को एक स्टैंड लेने की कोशिश करता है। बट बिकॉज ऑफ हिज सम डिसीजंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से हार जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रहती है इसकी। अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कब कब हुआ, तो इस पे अगर आते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल, रेन ऑफ टेरर, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लुई द 14 थे, तो लुई द 14 जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, यानी रूट कॉज तो दे गए थे, मैंने आपको बताया था। और लुई 16 के आते आते क्या हुआ? लुई 16 जो है वो कह रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं या जो इस चीज की टेक केयर करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे फ्यूडल्स। फ्यूडल्स यानी कि जो भी उस समय उनकी सोसाइटी में जितने लोग हुआ करते थे, कॉमनर्स हुआ करते थे, क्लर्क्स हुआ करते थे वगैरह, ये सब लोग उसकी टेक केयर करेंगे। तो जैसे ही ये रिकमेंडेशन या ये ऑर्डर या डिक्री जारी होती है या ऐलान किया जाता है लुई 16 के द्वारा, उसके बाद से सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल, और ये हो जाती है 1789 के मई में। तो 4 आ जाता है सबसे पहले। अगर 4 आ जाएगा तो ये दो स्टेटमेंट्स तो खत्म, इन दो स्टेटमेंट्स का अब यहाँ पे कोई यूज नहीं बचा। अब बात आती है मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल के बाद यहाँ पे क्या होता है भाई? ये सब लोग जो है अटैक कर देते हैं किस पे? बैस्टल पे। बैस्टल यानी कि जो वहां पे राजा का जो पूरा पैलेस है उसकी तरफ ये सब बढ़ चलते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं तो ये कब आता है? तो ये आता है आपका जुलाई 1789 में। ये जुलाई 1789 में अगला इवेंट होता है आपका स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टले। और अगर बात करते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टले की, तो इसके बाद यहां पर अगली बात आती है कौन सी? तो अगली बात आती है आपका रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर और गुलिटन, ये दो चीज रह जाती हैं। तो गुलिटन जो है ये हो जाता है आपके एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16, ये हो जाता है आपका जनवरी 1793 में। तो तीसरे नंबर पे ये आ जाता है। और फिर फाइनली लेट 1793 में हो जाता है रेन ऑफ टेरर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी ए। ठीक है, तो गुलिटन किया जाता है यहाँ पे लुई 16 का। इसलिए आपने सुना होगा फ्रांस में क्या मनाते हैं? बैस्टिल डे भी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। वो बेसिकली वहां का एक तरह से रिपब्लिक डे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट इट। सो रिमेंबर आंसर इज ए। ओके,
Another one is about the Treaty of Versailles. Versailles की treaty के बारे में बात हो रही है. That was in 1919 and it was based entirely on the Woodrow Wilson's 14 points. It forced Germany to accept the war guilt clause and it allowed Germany to maintain a large standing army for self-defense and it returned the territory of Alsace-Lorraine to Austria. So basically First World War जो है वो आपका शुरू होता है 1914 से 1919 तक और 1918 तक. अब फॉर 1914 से 1918 तक जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो इसकी शुरुआत क्यों होती है और क्यों इसमें जर्मनी को दोषी माना जा रहा है या क्यों इसको कल्प्रिट माना जा रहा है. सो बेसिकली ऑल वाज स्टार्टेड विद द काइंड ऑफ अ पावर एंगरेज और अ काइंड ऑफ अ टसल ऑफ वॉर बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज और इसमें जो सबसे आगे रहता है वो ऑस्ट्रिया रहता है और जर्मनी रहता है. सो काइंड ऑफ इस वजह से जर्मनी को यहाँ पे सबसे ज्यादा कल्प्रिट माना जाता है. दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इस वॉर की तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के साथ साथ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक और ट्रीटी साइन होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ सर्व्स. ट्रीटी ऑफ सर्व्स ये किस पर लगाई गई थी? इट वॉज बेसिकली इंप्लीमेंटेड ऑन टर्की एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ये लगाई गई थी जर्मनी पर. इट वॉज ड्यूरिंग अंडर द ट्रीटी ऑफ सर्व्स जिसमें अगर देखा जाए तो कैलिफेट सिस्टम है उसको यहाँ पे खत्म किया गया था और कैलिफेट सिस्टम खत्म होने की वजह से ही आप जानते हैं कि एक मूवमेंट शुरू हुआ था, दैट वाज द खिलाफत मूवमेंट. और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी की अगर बात करते हैं तो जर्मनी को बाइफरकेट कर दिया गया था. जर्मनी अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी 1 लाख से ज्यादा नहीं रख सकता था, एयरफोर्स नेवी नहीं रख सकता था, मिसाइल वगैरह डेवलपमेंट नहीं कर सकता था. ये सब चीजें आती थी जर्मनी के ऊपर. तो अगर हम इन पॉइंट्स के हिसाब से जाएं तो हमें क्या मिलता है, दैट इट अलाउड जर्मनी टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी फॉर द सेल्फ डिफेंस. तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गलत साबित होता हुआ दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जर्मनी जो है वो अपनी आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता था, एयरफोर्स नहीं रख सकता था, नेवी नहीं रख सकता था. ये सब चीजें आपकी जो है इंप्लीमेंट की गई थी, सैंक्शंस की गई थी ऑन द Germany. So please remember the answer for this one is the C. And it was the Treaty of Versailles which was broken by the Hitler when he became the chancellor and later became the president, and he abolished the multiple party system. He tore apart the constitution of Germany, and after that on 1st of September 1939 he even attacked on Poland. Poland was that part of Germany that was bifurcated under this Treaty of Versailles. In 1940 he attacked on the France and he captured France. Then he started his attack on London but he failed. After that he started the Operation Barbarossa, and basically when the Barbarossa operation failed, the Berlin fallen down by 1945. So that was a little bit of crux of Germany in the Second World War. So it was all about it. So answer for this question is C. Okay, another very important question, and this type of question is quite easy also if you know a little bit about the world events. So first of all, attack on Pearl Harbor. अटैक ऑन पर्ल हार्बर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके बाद अमेरिका यानी यूएसए एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड बेसिकली बाय 1941 अमेरिका डिड नॉट एंटर, एंड जस्ट इन 1941 व्हेन द पर्ल हार्बर अटैक हैपेंड they entered the second world war. So for D the answer is 4th. That means both these options are eliminated. Now we have to work here only. अब अगर बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, so we all know Russian Revolution. It was led by Vladimir Lenin, and what he was talking about the peace, land and bread. And if we talk about the Russian Revolution, so it happened in 1917. So again both the option A1 and A1 in both the options A and C. Now if we talk about the fall of Berlin Wall, so fall of Berlin Wall basically happened in the year 1989. ये 1989 में हुआ था, and Cuban Missile Crisis ये हुए थे 1962 में, when the president of America was Mr. Kennedy. So Mr. JF Kennedy was the president, and at that time the Cuban Missile Crisis happened with the Cuba. So all this happened and the fall of Berlin Wall happened in the 1989. ये बर्लिन वॉल क्या था? तो यहाँ पे जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तभी से
कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है एंड अंडर द कोल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स, आइदर द डेमोक्रेटिक्स एंड द अदर वन आर द कम्युनिस्ट. सो डेमोक्रेसी एंड कम्युनिस्ट की जो है एक वॉर शुरू हो जाती है एंड एट दैट टाइम ऑल्सो द movement was started, that was the NA movement and known as the non-aligned movement. So all that happened. So the answer for this question, if we talk about, will be the A option, that is the A1, B2, C3 and D4. I hope this point is clear to all of you. Please remember this one, it is a very important question for all of you. Okay, now next one, next question is in front of you guys and it is related to the assertion and reason. So what is the question? The League of Nations failed to prevent the Second World War. The United States never joined the League and it lacked its own military force to enforce decision. So first of all, League of Nations, when was League of Nations formed? League of Nations formed was after the First World War. And League of Nations कब तक रहता है? League of Nations रहता है 1945 तक and on 24th October 1945 क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है हमारा UN, यूनाइटेड नेशंस, एंड यूनाइटेड नेशंस रिप्लेस करता है लीग ऑफ नेशंस को. सो लीग ऑफ नेशंस फेल टू प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये बिल्कुल ठीक बात है. द यूनाइटेड स्टेट्स नेवर जॉइंड द लीग एंड इट लैक्ड इट्स ओन मिलिट्री फोर्स टू एनफोर्स डिसीजन. ये बात कर रहा है लीग ऑफ नेशंस की. सो ये बात ध्यान से सुनिएगा, लीग ऑफ नेशंस के पास उस समय भी मिलिट्री अपनी नहीं थी एंड टुडे आल्सो द यूनाइटेड नेशंस के पास भी अपनी कोई खुद की मिलिट्री नहीं है. यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो मिलिट्री होती है वो बेसिकली उसके मेंबर कंट्रीज की ही होती है. ठीक है, सो काइंड ऑफ उस समय पर भी यही सिचुएशन थी, आज भी यही है. लेकिन याद रखिए कि यहां पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा कि आर जो है वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि ए क्यों हुआ. सो द रीजन इज डिफाइनिंग द ए, दैट इज द assertion. So the answer for this question will be both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, next one. Okay, another very important question. Who among the following was the leader of the red shirts during the unification of Italy? So now the question is from the unifications of Italy. We have already learned about a question about the unification of Germany. So let's do this now. So यहाँ पे रेड शर्ट्स की बात हो रही है. मैं आपको एक बात बता दूं पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, रेड शर्ट्स आर आल्सो नोन एज थाउजेंडर्स. इनको थाउजेंडर्स भी कहते हैं. Another thing, when we talk about the leader of the red shirt unification of about the red shirts that helped in the unifications of Italy, तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा that would be Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, he is the famous leader of Italy. Now if we talk about other people कि और कौन कौन आते हैं, तो याद रखिए आफ्टर द यूनिफिकेशन हो जाने के बाद, आफ्टर द यूनिफिकेशन हो जाने के बाद द विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज द फर्स्ट एम्परर. ये पहले एम्परर बने थे इटली के. ओके, अदर देन दैट ग्यूस्पे मैजिनी की अगर बात करते हैं तो ये मैक्सिमम टाइम इटली के बाहर ही रहे, एग्जाइल में रहे, but he was the very important part of this Italian revolution. And इनकी अगर बात करते हैं तो he is known as the soul of unification of Italy or the Italian revolution. And who gave the idea? The idea was given by this person called the Count Cavour. So Count Cavour जो है वो यहाँ पे आइडिया कहे जाते हैं या ब्रेन ऑफ यूनिफिकेशन कहे जाते हैं, इनको याद रखिएगा. So all these are the very important people and please remember that who was the leader. So leader was Garibaldi. Okay, another one. Consider the following statements about the Cold War. Cold War के बारे में बात हो रही है. So the Truman Doctrine aimed to contain the spread of communism. The Warsaw Pact was a military alliance led by the United States. The Iron Curtain was a term coined by the Winston Churchill. So which of the following statement is true regarding this question? If we see, so यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रूमैन है, अगर हम बात करते हैं ट्रूमैन की, सो ट्रूमैन बेसिकली वाज द पार्ट ऑफ यूएस एंड ये उनका पर्पस है कि वो कम्युनिज्म को यहाँ पे ज्यादा बढ़ने ना दें. सो ऑब्वियस बात है कि ट्रूमैन यहाँ पे ऐसा ही चाहेंगे. लेकिन अगर हम बात करते हैं वॉर्सॉ पैक्ट की, सो वॉर्सॉ पैक्ट जो है
ये मिलिट्री अलायंस तो था, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं था। ये किसने लीड किया था? ये लीड किया था बच्चों यूएसएसआर ने, ठीक है। और आयरन कर्टेन वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय द विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल की बात यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है, और ये आयरन कर्टेल की बात इन्होंने कब करी थी? ड्यूरिंग हिज स्पीच इन 1946। सो ये सारी बातें हो जाती हैं, तो याद रखिएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड वाज द करेक्ट वन, सो द आंसर इज 1 and 3 ओनली। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर इज बी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेनेसां इज इनकरेक्ट? रेनेसां के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इट बिगेन इन इटली ड्यू टू इट्स थ्राइविंग ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स। It marked a shift from God-centered thinking to humanism. Lord Leonardo da Vinci is considered the quintessential Renaissance man, and it completely rejected all form of religious art and architecture. So, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेनेसां की, so Renaissance is basically about the modern thinking, the rational thinking, and it all started with Italy only. But if we talk about this thing, सो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इट कंप्लीटली रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये गलत है, क्योंकि रेनेसां का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही सभी चीजों को यहाँ पे अबॉलिश कर दे रहे हैं या फिर सभी चीजों को नकार दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर रेनेसां की बात करते हैं तो रेनेसां का मतलब होता है जस्ट डू द थिंकिंग विद द लॉजिक्स एंड डू द थिंग्स फर्स्ट फॉर द ह्यूमैनिटी देन फॉर द रिलीजन। तो यहाँ पे ये वाली बात आती है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इनकरेक्ट है, उसने हमसे पूछा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑल द अदर थ्री आर द करेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट लियोनार्डो दा विंसी इज कंसिडर्ड द क्विंटेंशियल रेनेसां मैन। इस चीज को याद रखिएगा। ओके, next one. Okay, workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains. This slogan is found in which work? So अगर हम बात करते हैं workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains, तो अगर आपने कभी भी इस तरह की चीज या इस तरह के शब्द अगर आपने कभी भी सुने होंगे, so basically this whole thing was coined under the philosophy of communism. ये कम्युनिज्म का पार्ट बन जाती है, और अगर ये कम्युनिज्म का पार्ट बन जाती है तो कम्युनिज्म बेसिकली जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पार्ट बन जाती है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, रूजो है ना, जीन रूजो ने यहाँ पे दिया था। वो बता रहे थे कि जो ह्यूमन है वो इनहेरेंटली ऑनेस्ट हैं, बट सोसाइटी के साथ रहकर वो क्या हो जाते हैं? करप्ट हो जाते हैं। दास कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड इट इज रिलेटेड टू द बेसिकली द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग्स। एडम स्मिथ के बारे में हमने बात करी। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये पूरा टर्म है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज अबाउट बट योर चांस, ये आपका क्या होगा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। भारत में कम्युनिज्म के जो फादर कहे जा सकते हैं वो कौन कहे जा सकते हैं? एम.एन. रॉय, मनवेंद्रनाथ रॉय। ताशकंद में उन्होंने पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन रखी थी। ओके, नेक्स्ट वन। So we have two lists. On one side we have the American president, on the other side we have the key event or the policy. Now if we talk about, so we have four names: the George Washington, the Abraham Lincoln, the Franklin D. Roosevelt and the Harry S. Truman. Harry S. Truman अभी नाम सुना था हमने, Harry S. Truman का, है ना, वो कम्युनिज्म को फैलने नहीं देना चाहते थे। तो अगर हम बात करते हैं इन सभी की, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े फेमस हैं। जैसे रोजवेल्ट इज रिलेटेड टू न्यू डील। व्हाई? Because New Deal it happened in 1933 to counter the Great Depression. ये Great Depression को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, and it was formulated by the Roosevelt. Apart from that, George Washington, इन्हें कौन नहीं जानता, he was the first president of USA. तो A का 1 हो जाएगा and C का हो जाएगा 3। अगर A1 और C के 3 के साथ जाते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है हमें A। बाकी भी देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन वाज अ वेरी फेमस पर्सन। इनके समय पे अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, द व्हाइट वर्सेस द ब्लैक। और अगर बात करते हैं हैरी एस ट्रूमन की, तो इनके समय पे आया था मार्शल प्लान। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, इन सारे इवेंट्स को याद रखिएगा। एंड अगर बात करते हैं हैरी एस ट्रूमन की, सो ही वाज द प्रेसिडेंट
ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय पे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें से एक हैं, एंड हिज आइडिया दैट वी मस्ट नॉट स्प्रेड द कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को स्प्रेड नहीं होने देना चाहते हैं। एंड फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, ही वॉज ऑल्सो द वन जो कि हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के, और एक ऐसे प्रेसिडेंट आप कह सकते हो जो कि सबसे ज्यादा बार 4 बार प्रेसिडेंट बनते हैं। और एक और बात इनके बारे में याद रखिएगा, जो फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट हैं, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं यूएसए के हु वाज बेसिकली गोइंग थ्रू पोलियो, और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिनको पोलियो हुआ करता था, तो इनका नाम याद रखिएगा। आफ्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द पर्ल हार्बर अटैक। Now let's move to some more history of the world and especially towards the Japan and China. So which of the following statement about the Boxer Rebellion 1900 is correct? It was a pro-foreign movement in Japan. It was an anti-imperialist uprisings in China. It was led by the British to colonize Hong Kong and it resulted in the immediate independence of China from the European power. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब हम बात करते हैं बॉक्सर रिबेलियन की, so Boxer Rebellion is also famously known as the Yituan movement. It is also known as the Yituan movement. इसको Yituan movement भी कहते हैं। And what was the purpose? So purpose was कि यहां पर anti-foreign, anti-Christianity, and apart from that, the anti-foreign and the anti-Christianity, apart from that, one more thing was the idea, that is the anti-colonialism. So all these are the ideas of this particular Boxer rebellion, and the movement is also known as the Yituan movement. So ये बातें सारी बातें आप याद रखिएगा बॉक्सर रिबेलियन के बारे में। इसमें अगर मैं बात करूं तो बॉक्सर रिबेलियन को खत्म करने के लिए 8 नेशंस जो हैं वो अलाई बनाते हैं, and they all defeated, they merged and they all defeated the boxers. So अगर हम जाते हैं इस क्वेश्चन के साथ तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, इट वॉज एन एंटी इंपीरियलिस्ट अपराइजिंग्स इन चाइना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्यों ये स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि बाकी सारों में अगर आप देखोगे तो प्रो फॉरेन, जी नहीं, ये एंटी फॉरेन था। इट वॉज लेड बाय द ब्रिटिश, जी नहीं, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं बल्कि जापान के लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा था। एंड इट वॉज नॉट बेसिकली अबाउट द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना फ्रॉम द यूरोपियन पावर, तो ये उसके बारे में भी नहीं था। तो ये किस चीज के लिए था, ये था बेसिकली एंटी फॉरेन, एंटी क्रिश्चियनिटी एंड एंटी, इफ वी टॉक अबाउट द कॉलोनियल मूवमेंट। तो इस बारे में याद रखिएगा। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, so we have one is the fascism in Italy and Nazism in Germany rose as a reaction to the fear of communism and economic crisis. Both ideologies promoted extreme nationalism, totalitarianism and the suppression of the democratic dissent. So if we talk about both these type of ideologies, इन दोनों ideologies पे अगर हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि फासिज्म आता है, और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं नाजिज्म जो है जर्मनी, वो भी एक काइंड ऑफ फासिज्म ही है। और दोनों ही चीजें जो हैं कारण बनती हैं, रीजन बनता है वर्ल्ड वॉर सेकंड का। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो होता है इटली में। अगर बात करते हैं तो इटली में मुसोलिनी इसको लीड कर रहे हैं, जर्मनी में इसको लीड कर रहे हैं हिटलर। तो ये दो लोग जो हैं जर्मनी और इटली को चला रहे हैं। और यहां पे याद रखिएगा कि इस आइडियोलॉजी के अंतर्गत एक्सट्रीम नेशनलिज्म का बात आ जाती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंटली आइडिया इंप्लीमेंट किया गया था स्पेशली बाय द हिटलर एंड द मुसोलिनी इन देयर कंट्रीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म होने की वजह से वहां पे जेनोसाइड शुरू हुए। खासतौर से जर्मनी की बात करते हैं तो ज्यूज 60 लाख ज्यूज को वहां पे जो है पैरिश कर दिया गया अंडर द गैस चैम्बर्स। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं एंड दैट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्या रीजन एजर्शन को फुलफिल कर पा रहा है, क्या ये इसको पूरी तरह से डिफाइन कर पा रहा है? तो अगर हम देखेंगे तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी। और इसके पीछे मेन रीजन क्या होता था, कम्युनिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। क्योंकि जब जर्मनी और इन जगहों पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है
कि जब वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे एंड एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी वल्नरेबल स्टेट कि जहाँ पे कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैल सकता था। सो स्पेशली जो यहाँ के जो बिजनेसमैन थे या बाकी के लोग थे वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भी बेसिकली सपोर्ट करना शुरू किया था इस प्रकार की आइडियोलॉजीज को। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो आंसर इज ए। Which conference in 1884, 1885 led to the scramble for Africa among the Europeans? So first of all, if we talk about this particular type of conference, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी आती है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, तो ये आपकी आती है, इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज द बर्लिन कॉन्फ्रेंस। इसको बर्लिन कॉन्फ्रेंस में देखा जाता है एंड इट इज ऑल्सो फेमसली नोन एज द कॉन्गो कॉन्फ्रेंस। इसको कॉन्गो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और ये फिर से याद रखिएगा, इट वाज बेसिकली लेड बाय बिस्मार्क। इसको बिस्मार्क लीड करते हैं। ठीक है, बिस्मार्क जो कि जाने जाते हैं किस चीज के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर बात करते हैं वियना कॉन्फ्रेंस, तो वियना कॉन्फ्रेंस जो होता है ये आपके नेपोलियन वॉर्स के बाद होता है, आफ्टर द नेपोलियन वॉर्स। नेपोलियन वॉर्स जब हो जाते हैं तो उसके बाद होता है। याल्टा कॉन्फ्रेंस एंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो होता है ये होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये होता है आपका यूके, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। एंड बेसिक द रीजन इज द कि जर्मनी और बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सभी को वापस से कैसे आफ्टर द वॉर रीऑर्गेनाइज किया जाए। सो याल्टा कॉन्फ्रेंस इज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक की कहानी? आई होप सबको यहां तक बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। पहला कह रहा है इट वाज लेड बाय व्लादिमीर लेनिन एंड द बोल्शेविक पार्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की या बोल्शेविक पार्टी की, सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन ओनली। ये रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। So it was led by Vladimir Lenin, ये बिल्कुल ठीक बात है। It resulted in the overthrow of the provisional government in October-November 1917. पहले एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए that Vladimir Lenin gave 3 ideas basically: the peace, the land and the bread. और ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय पर पूरा यूएसएसआर जो है वो वर्ल्ड वॉर में जा चुका था, वर्ल्ड वॉर में जा रहा था, तो वर्ल्ड वॉर से उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर में जाने से बेहतर है कि हम अपने बेसिक नेसेसिटीज पर काम करें। सो व्लादिमीर लेनिन बेसिकली लेड दिस पर्टिकुलर रशियन रिवॉल्यूशन। और दूसरी बात अगर आती है तो यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उसको हटा दिया गया था, दैट वाज निकोलस जार। निकोलस जार इस समय यहाँ पे लीड कर रहे थे और निकोलस जार जो है इनको हटा दिया गया था। निकोलस जार वाज आल्सो द कजन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ, हु वाज द किंग ऑफ ब्रिटेन and attended the third Delhi Darbar if you remember। और यहाँ पे अगर बात करते हैं it led to the withdrawal of Russia from the first world war, तो मैंने बिल्कुल यही बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया को बाहर निकलना था, तो उसके लिए भी किया गया था। द आंसर इज 1, 2 and 3। so do remember the answer for this question is D option। next one, the Boston Tea Party। Boston Tea Party is a very famous event that happened during the American वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जब भी बात आती है तो उसमें बात आती है बॉस्टन टी पार्टी की। तो आपको अगर याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या होता था जब 7 ईयर्स वॉर हुए, तो 7 ईयर्स वॉर के बाद टैक्सेशंस बढ़ा दिए गए और पर्पस था कि जितना हो सकता है रेवेन्यू को बेहतर किया जाए एंड जो भी हमारे वॉर इंडेमनिटीज हैं उनको फुलफिल किया जाए। अब उसके लिए टैक्सेशंस लगाए जाने लगे। टैक्सेशंस कहाँ पे लगने लगे? अमेरिका में। तो अमेरिका में जो कॉलोनियलिस्ट बैठे थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि पहले आप रिप्रेजेंटेशन पर बात कीजिए, फिर आप टैक्सेशन की बात करना। तो उसी समय पर ये काइंड ऑफ एक प्रकार का रिबेलियन यहाँ पे शुरू हो गया था अमेरिकन कॉलोनियलिस्ट्स का। तो उसी समय पे एक बार जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में कंजेनमेंट आता है, जिसमें कि टीज आती हैं, जिसमें कि जो है चाय की पत्ती आती है, और ये कंसाइनमेंट जो था इस पे वहां के जो ट्रेडर्स होते हैं वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जो है वो पानी में फेंक देते हैं उठाकर। तो इसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। तो ये कब हुआ था? पहली बात तो ये हुआ था 1773 में। और अगर हम बात करते हैं बॉस्टन टी पार्टी की,
तो बॉस्टन टी पार्टी किस चीज के खिलाफ हुआ था? तो इट वाज अगेंस्ट द टी एक्ट, जिसमें कि ट्रेडर्स सैंक्शंस लगा रहे थे, अपनी पर्टिकुलर मोनोपोली चला रहे थे, और उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए यहाँ पे बॉस्टन टी पार्टी की गई थी। एंड जब ये टी पार्टी हो गई तो याद रखिएगा इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोरेसिव एक्ट जारी किया था। कौन सा एक्ट जारी किया था? कोरेसिव एक्ट जारी किया था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कोरेसिव एक्ट? कोरेसिव एक्ट का पर्पस था कि जो भी नुकसान यहाँ पे हुआ है बॉस्टन टी पार्टी में, पहले आप उसको जो है फुलफिल कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे आगे हम बात करेंगे या फिर एक नेगोशिएशन पर पहुंचेंगे। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा विच वाज बॉस्टन टी पार्टी? इट वाज 1773 एंड इट वाज अगेंस्ट द टी एक्ट। Okay, another one. Who was the architect of the New Deal in the USA? USA में न्यू डील के आर्किटेक्ट कौन थे आफ्टर द ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन? तो ग्रेट डिप्रेशन याद होगा 1929 में हुआ था। एंड अगर हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन की, तो उसके बाद 1933 में न्यू डील एक आइडिया जो है लाया गया था, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। द ऑप्शन विल बी सी। तो इसको याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट आ जाते हैं। प्लीज रिमेंबर, थियोडोर रॉजवेल्ट जो है वो नहीं होंगे, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट होंगे, हु आल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 4 times बिफोर दे इंट्रोड्यूस द एक्ट कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट केवल 2 ही बार बन सकता है। पहले वहां पे कितनी बार बन सकते थे? 4 बार या उससे ज्यादा भी बन सकते थे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ जाती है, तो ये बात याद रखिएगा। तो न्यू डील जो है ये क्या था? न्यू डील वाज अ पार्ट ऑफ अ आइडियोलॉजी और पार्ट ऑफ अ प्लान कि हम कैसे ग्रेट डिप्रेशन को डिफाई कर सकते हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को वापस से स्टैंडर्डाइज करके वापस से अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। एंड इट वाज ओनली दिस रीजन दैट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर द अमेरिका डिड नॉट जॉइन द वॉर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर, दे जॉइंड इट आफ्टर द पर्ल हार्बर अटैक हैपेंड इन 1941. Okay, so please remember that as well. Now another question that is related to the some of the inventions and who did these inventions. So first one is the telephone, heliocentric theory, law of universal gravitation, printing press. So some of them are really easy, I guess. So telephone, we all know that it was basically invented by Graham Bell. So D will we go with 4. Then heliocentric theory. Heliocentric theory is famously given by Nicolaus Copernicus. And it was against which theory? It was against the geocentric theory. ये जियोसेंट्रिक थ्योरी के खिलाफ था। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय टॉलमी। ये टॉलमी ने दी थी, याद रखिएगा। देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम सब जानते हैं, इस सर आइजैक न्यूटन। एंड द प्रिंटिंग प्रेस, इट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय जॉनस गुटेनबर्ग। सो डू रिमेंबर, एंड प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने वाले जो लोग हैं वो कौन है? सबसे पहले तो पोर्चुगीज लेकर आए थे। अगर बात करते हैं सभी की, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? D4, C3, B2 एंड A1. सो आंसर विल बी A। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेजी रिस्टोरेशन इन जापान? जापान में मेजी रिस्टोरेशन की बात हो रही है और वो पूछ रहा है कि इसमें से क्या इनकरेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहली बात, ये जो मेजी रिस्टोरेशन है ये हमारा हुआ कब है? तो ये हुआ है हमारा 1868 में। मेजी रिस्टोरेशन कब हुआ? मेजी रिस्टोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेजी रिस्टोरेशन हुआ है हमारा 1868 में। पहली चीज ये आ जाती है। नाउ द थिंग इज, ये जो मेजी रिस्टोरेशन है इसमें हुआ क्या? तो इट मार्क द एंड ऑफ द टोकुगावा शोगुनाटे। एंड बेसिकली इसको अगर मैं सिंपल बोलूं तो ये क्या होता है? मिलिट्री रूल। ये क्या होता है? मिलिट्री रूल होता है। तो पहला आपका ये हो जाता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है इट लेड टू द रैपिड मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट मेड जापान अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद नो एम्परर। तो ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि अप टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इनके पास एम्परर हुआ करता था। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। एंड द बेसिक पर्पज वॉज टू मॉडर्नाइज द जापान एंड जापान इमर्ज एज द मेजर वर्ल्ड पावर इन द 20th century। यही हमें देखने को मिलता है। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द लेट 1940s जब हमें देखने को मिलता है कि जापान जो है साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, तो तभी वो वहां पर पर्ल हार्बर में अटैक करता है और मंचूरियन अटैक्स होते हैं और उसके बाद जो है
Japan also became the part of the Axis powers. तो Italy, Japan and Germany, they were fighting against the Allied powers. तो यही हमें देखने को मिलता है. So answer for this question will be C. Okay, peace, land and bread was the slogan used by which revolutionary leader? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के साथ इस सबको डिस्कस किया. अगर बात करूंगा तो फिर से, तो यहाँ पे आपको एक ही आंसर देखने को मिलेगा कि पीस, लैंड एंड ब्रेड, इट वाज रिलेटेड टू द रशियन रिवॉल्यूशन. ये रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित है. एंड रशियन रिवॉल्यूशन में अगर बात करते हैं तो बोल्शेविक पार्टी आती है. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बेसिकली द व्लादिमीर लेनिन इसको लीड करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन को, तो वो आते हैं. फिडेल कास्ट्रो वाज अ वेरी फेमस leader from Cuba and famous during the Cuban missile crisis, and Mao Zedong was famous from China. It was only his name from which the philosophy of communism started, that is the Maoism. Okay, so do remember his name as well. Okay, the Cold War never escalated into a full scale direct war between the USA and USSR. ये बात तो हम सब जानते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा कह रहा है द पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय बोथ साइड्स क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा हमें समझ आता है कि ये कोल्ड वॉर जो है ये बिल्कुल एक असली वॉर में एस्केलेट नहीं हुआ. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हुई या बहुत बार ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कहाँ हमें स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जहां पे हमें पता चलता है कि इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ अ बिट ऑफ अ सेकेंड और अ मिनट कि न्यूक्लियर अटैक करने से रोक दिया गया था आइदर फ्रॉम द रशिया साइड और फ्रॉम द अमेरिकन साइड. बट प्लीज डू रिमेंबर कि कोई भी फिजिकल वॉर यहाँ पे नहीं हुआ. यहाँ पे केवल एक चीज जरूर हुई है कि आपका जितना भी साइंटिफिक टेम्परामेंट था उसका डेवलपमेंट यहाँ पे समय समय पर होता रहा था. क्योंकि जितने भी आप देखोगे, पहली बार चंद्रमा पे जाना, पहली बार मार्स पर सैटेलाइट भेजना या कहीं ऑर्बिटर भेजना, उसके अलावा स्पेस में पहले व्यक्ति को भेजना, ओशियन को एक्सप्लोर करना, ये सब काम कोल्ड वॉर के समय पे हुए. तो साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत तेजी से बढ़ा था. लेकिन दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही बता रहा है, द पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय बोथ द साइड्स क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. सो दिस आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो मेरा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा. कोल्ड वॉर कब से कब तक चलता है? तो कोल्ड वॉर चलता है 1945 से 1991 एंड 1991 इज फेमस फॉर द बाइफर्केशन ऑफ द यूएसएसआर. यूएसएसआर जो है वो बिखर जाता है 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स में. ठीक है, इसको याद रखिए. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका इज करेक्ट? अपार्थाइड basically means the rang bhed, or you can say the discrimination on the basis of color, that is called the apartheid. So it was a system of institutionalized racial segregation. Nelson Mandela was the primary leader of the anti-apartheid movement and it was officially abolished in the early 1990s. So इसीलिए आप हम क्या पढ़ते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो रिवॉल्यूशन या कहें कि जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो 1990s में मिलती है. प्लस अफ्रीका में आप देखिए कि क्रिकेट टीम में भी जो आप देखोगे तो वहां पे भी एक प्रकार से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने के लिए वहां पर भी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन देयर टीम्स. और उसके साथ साथ नेल्सन मंडेला वाज द की लीडर बिहाइंड दिस एंटी अपार्थाइड मूवमेंट. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. एंड इट वाज द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन. सो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सो द आंसर फॉर दिस वन विल बी द ए ऑप्शन. A will be the answer, all of the above. Who was the Prime Minister of Britain during the most of the World War II? World War II के समय ज्यादातर समय कौन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे? So I would like to take the name. यहाँ पे आप याद रखिएगा बच्चों, जो सबसे ज्यादा समय यहाँ पे रहे थे और जिन्होंने काइंड ऑफ इस एक दौर से जो पूरा आपका इंग्लैंड था, लंदन था, उसको बाहर निकाला था. एंड अ फेमस स्पीच ही गेव ड्यूरिंग द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 1942 that we will war on land, we will take fight in water, we will war in air, everything. So that was also given by this person and the answer is Winston Churchill. And it was only Winston Churchill जो कि क्रिप्स मिशन भी भेजते हैं.
क्रिप्स मिशन भी किसके द्वारा भेजा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा, याद रखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द वावल प्लान वाज आल्सो हिज आइडिया, ओके। And if we talk about the Chamberlain, so before Churchill, Chamberlain was the prime minister, and Attlee, Clement Attlee, he was the prime minister of Britain at the time of independence of India. जब भारत आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? That was Clement Attlee. So do remember that as well. One more point, Clement Attlee was also the member of the Simon Commission. ये साइमन कमीशन के भी सदस्य थे, okay. Okay, another one. Okay, now we have three things about three different people, and what are these? So first one, Christopher Columbus discovered the America in 1492, and Vasco da Gama reached India via the Cape of Good Hope, and Ferdinand Magellan first to led a voyage that circumnavigated the globe. Now first one is correct, second one is also correct. Please do remember that there was also a treaty that was signed between the Spain and the Portugal. Portugal और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी भी साइन हुई थी, and it was under this treaty that Spain basically got the western world and Portugal got the eastern world. So that is why Vasco da Gama traveled towards east and the Spanish voyage traveled towards west. So Christopher Columbus, he basically discovered the America, and Vasco da Gama, he discovered the India, and that treaty was Tordesillas, the Treaty of Tordesillas, under which this whole bifurcation was done. Apart from that, Vasco da Gama reached India via the Cape of Good Hope in 1498. It is very correct because he came to India on 20th May 1498 with a Gujarati trader, Abdul Majid. Abdul Majid brought Vasco da Gama to India, and he came on a ship called Sao Gabriel. Okay. Other than that, apart from that, Ferdinand Magellan, first to lead a voyage that circumnavigated the globe. I also want to add one more point, that if you go into South America, so you will find that in South America we have this particular cape, and here we have this island, and this island, and between this island and this cape there is a strait called a Strait of Magellan. This is called the Magellan Strait. It is called the Magellan Strait. So if we talk about this one, so Magellan Strait is also here in South America. And if we talk about this question, so guys, the answer for this question will be 1, 2 and 3. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1, 2 and 3, याद रखिएगा इसको. Okay, what was Marshall Plan in 1948? If you remember, अभी पीछे एक मैचिंग में इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था. अब बात करते हैं तो क्या कह रहा है? A plan to rebuild the Western Europe after the World War II to prevent the spread of communism. A plan to invade North Korea, the trade agreement between USA and Japan, and a plan to dismantle the Nazi party in Germany. So अगर हम बात करते हैं मार्शल प्लान, तो मार्शल प्लान आपको याद होगा यूके एंड यूएस, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली ये शुरुआत करी थी कि हम यहाँ पर नहीं चाहते कि कम्युनिज्म जो है वो एक यूरोप में फैल जाए, क्योंकि यूरोप अभी बहुत वल्नरेबल स्टेट में है. तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू प्लान टू रिबिल्ड द वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. नाउ आफ्टर दिस वन, द लास्ट वन. Okay, we have one list of philosophies, and on the other side we have some thinkers who gave these philosophies. So here are your options in your front of you. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. अगर हम इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट. सो नॉन अलाइन मूवमेंट हम सब जानते हैं ये भारत की मदद से शुरू हुआ था, लेकिन इसका आइडिया ये जो है ये आता है जोसेफ ब्रॉज टीटो के द्वारा. सो सी का क्या हो जाता है? थर्ड हो जाता है. So ये सबसे फेमस फिलॉसफी है that was given by this person called Tito. So please remember that C goes with 3. So if C goes with 3, we have our answer, that is the A option. बाकियों को भी देख लेते हैं. यूटिलिटेरियनिज्म की अगर बात करते हैं तो जेरेमी बेंथम के साथ चला जाता है. हर्जल जो हैं वो जियोनिज्म को लाते हैं, और एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं तो जीन पॉल स्टार्ट्रे इसको लेके आते हैं. ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट फिलॉसफीज हो जाती हैं, इन सभी को याद रखिएगा.
And do remember that this set is really important, and if you are going to take the exam of CDS or NDA, you must take this particular set with you and do prepare this set very efficiently. I will meet you in the next session, and till then, take care, do your best, and Jai Hind.